हाँ बेटा, चलिए। तो कॉस के ग्राफ आपको बोले थे बनाने के लिए, साइन के मैंने बनवा दिए थे आप लोगों को। और लॉग के कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को, या क्लास में हो गए थे? क्लास में हो गए थे, बहुत बढ़िया। चलिए, कॉस के ग्राफ बना लिया आप लोगों ने। आइए एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। बेटा y बराबर कॉस एक्स। हाँ भाई, कॉस एक्स भी किससे किसके बीच में लाया करेगा? -1 से +1। अब बेटा कॉस का ग्राफ क्या होता है? कॉस 0 0 की 1 1, तो कहां से चालू होएगा? 0 से कि 1 से 1। बस चेंज इतना सा, ग्राफ 1 से चालू होगा, बाकी तो वही जैसे आप बनाते हैं बना दीजिए। तो ये 0, कॉस 0 इज 1, कॉस पाई बाई 2 इज 0, कॉस पाई इज -1, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई -1, कॉस 3 पाई बाई 2 इज 0, एंड कॉस 2 पाई इज 1। ये आपका कॉस का ग्राफ हो गया। अब अगर इसी को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही ग्राफ थोड़ा और ज्यादा टॉल अपीयर होएगा। मतलब बेसिकली रेंज क्या हो जाएगी? -1 से 1 की, -2 से 2, -2 से 2। मतलब अब जब एंगल 0 होगा तो कॉस 0 तो 1 होगा, लेकिन 1 इंटू 2 मिलके कितना हो जाएगा? 2। तो वही बस 2 से स्टार्ट करके सेम टू सेम पैटर्न आप रिपीट कर दो। बस आपको दिख रहा होगा थोड़ा ग्राफ और ज्यादा क्या हो गया? टॉल हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? मार्किंग करने की जरूरत नहीं है ना। 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए इस ग्राफ को आप 2 cos x की जगह बोलते कि सर हमें तो -2 cos x का ग्राफ चाहिए। तो देखो, आप जब भी -2 cos x का ग्राफ आपको रिक्वायर्ड हो ना, तो बेटर है आप पहले किसका बना लो? 2 cos x। और उसकी मदद से किसका बना लो? -2 cos x। कैसे भाई? 2 cos x का ग्राफ और -2 cos x में अंतर क्या है? बस माइनस साइन लगने से होगा क्या, जहां जहां ये पॉजिटिव था ये वाला ग्राफ, वहां वहां क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जहां ये नेगेटिव था वहां ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव साइन ने करा क्या? पॉजिटिव को तो नेगेटिव बना दिया, और जो चीज ऑलरेडी नेगेटिव थी उसके आगे एक और नेगेटिव लग गया, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गए? पॉजिटिव। मतलब हमें करना है कि अगर हम -2 cos x का ग्राफ बना रहे हैं, तो जो इसका पॉजिटिव पार्ट था वो तो बना दो नेगेटिव में, और जो नेगेटिव पार्ट था वो बना दो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब देखना सही बना रहा हूँ क्या मैं? इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए क्या? सही बनाया क्या मैंने? ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है किसका हो जाएगा? 2 cos x की -2 cos x, -2 cos x। जा रहा है बुद्धि में? नेक्स्ट, y बराबर cos स्क्वायर x। हाँ भी बताएंगे cos स्क्वायर x की रेंज कहां से कहां होती है? 0 से 1। भाई स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव होने का तो मतलब ही नहीं है अब। तो 0 से 1 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बस बेटा वही सेम ग्राफ बना दें आप। भाई इस बार आपका 0 से 1 के बीच में बाउंडेड रहेगा। मतलब ग्राफ नेगेटिव वाले रीजन में जाएगा ही नहीं। तो भाई cos 0 1 होता है, तो 1, फिर ये 0। अब नेगेटिव जाना चाहिए था, नेगेटिव नहीं जाएगा, यहीं पे ही घूमेगा, ये पॉजिटिव में ही घूमेगा। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो इस तरह का आपका बेसिकली इस तरह का ग्राफ हो जाएगा आपका। ये आपका कॉस, ये एंगल बेसिकली 0 हो गया। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए? पाई बाई 2। कहाँ पे पाई बाई 2 होगा बोलिए? यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए? पाई। कॉस पाई क्या होता था? -1। लेकिन स्क्वायर होने पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 3 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा बोलिए? 0। 3 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा बोलिए? 0। और 2 पाई पे वापस से क्या हो जाएगा बोलिए? 1। 2 पाई पे वापस से क्या हो जाएगा बोलिए? 1। तो आप अगर फील करें तो बस ये वाली चीज जो नीचे थी ये कहां बन गई? ऊपर। ये वाली चीज नीचे की जगह कहां बन गई? ऊपर। 2 पाई पे वापस से 1 हो जाए। कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया। और किसका बनाया? कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई भी कराया क्या आप लोगों ने? कॉस एक्स प्लस 1। 2 कॉस स्क्वायर एक्स का भी बनाया क्या आप लोगों ने? 2 कॉस स्क्वायर एक्स में कुछ भी नहीं होने वाला, बस 0 से 1 के बीच की जगह कहां से कहां लाया करेगा? 0 से 2। मतलब हल्का सा ग्राफ क्या टॉलर अपीयर होएगा क्या? यस। तो वही का वही मतलब पैटर्न बना देना है आपको। अगर 2 cos स्क्वायर एक्स बोला जा रहा है तो कोई खास अंतर नहीं आएगा भाई, ऐसा का ऐसा ही बनेगा। बस आपका ग्राफ 0 से 1 की जगह कहां से कहां? 0 से 2। और एंगल 0 तो y 1 की 2 2, cos 0 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। आ रहा है समझ में? चलिए, मतलब आप जो भी ग्राफ बना रहे हो ना, अंतर सिर्फ इतना सा आ रहा है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में मोटा मोटा जो अंतर आया है वो ये आया है कि नेगेटिव वाला पार्ट भी कहां बन गया है? पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पार्ट भी कहां बन गया है? पॉजिटिव वाले पार्ट में चला गया। हाँ बेटा, नेक्स्ट इज 1 प्लस कॉस एक्स। ये हटा दूं क्या पहला वाला?
वन प्लस कॉस एक्स में होगा क्या, पूरा का पूरा ग्राफ वन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा किसी ने इस ग्राफ को पकड़ के वन कहाँ खींच लिया, ऊपर। मतलब जो वैल्यू वन थी, ये वन तो क्या बन जाएगा बोलिए, टू। जो वैल्यू जीरो थी, यहाँ पे पाई बाय टू पे जीरो था, जीरो क्या बन जाएगा बोलिए, वन। माइनस वन क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो क्या बन जाएगा, वन। और वन क्या बन जाएगा, टू। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब पूरा का पूरा हर एक वैल्यू जो होगी वो वन से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर इसको अपन देखें तो जगह चाहिए कि इसको हटा दूं क्या, तो वन प्लस कॉस एक्स वाई बराबर वन प्लस कॉस एक्स। पहले तो मुझे रेंज बता दो बच्चों, रेंज कहां से कहां, माइनस वन से वन की जीरो से टू। भाई माइनस वन प्लस वन जीरो, वन प्लस वन टू। तो मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू टू। अब ये तुम्हारा टू हो गया, ये y और ये x। अब फील ये करना है, जब एंगल जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो की टू टू, कॉस जीरो वन, वन प्लस वन टू। तो जनरली कॉस जीरो वन होता था, और अगर आगे वन नहीं होता था ऐड, तो एंगल जीरो होने पर y कितना होता था बोलिए, वन। इस बार वन होगा कि टू होगा, तो ग्राफ चालू कहां से होगा बेटा, टू से। और इसके बाद वही सेम टू सेम पैटर्न रहेगा, आप सेम टू सेम पैटर्न ड्रॉ कर दें, बस आपको मिनिमम वैल्यू इस बार कितनी लेनी है बोलिए, जीरो। जीरो से नीचे ग्राफ नहीं जाए। तो जो आप बनाते हैं वही पैटर्न आप बस ड्रॉ कर दीजिए, ये आप पैटर्न ड्रॉ कर दीजिए। ये ग्राफ हो गया वन प्लस कॉस एक्स का। ये वन प्लस कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। बेसिकली यहाँ पे, यहाँ कहीं आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलिए, वन। ये बता रहा है जब एंगल 90 होगा तो कॉस 90 कितना होता है बोलिए, जीरो। जीरो प्लस वन वन। कॉस 180 क्या होता था, माइनस वन। माइनस वन प्लस वन जीरो। तो ये पाई बाई टू हो गया, ये पाई हो गया। पाई पर देखो आप, एंगल जब पाई हो रहा है तो माइनस वन प्लस वन वैल्यू कितनी आ रही है बोलिए, जीरो। ये आपका थ्री पाई बाई टू, और ये लास्ट आपका क्या हो जाएगा बोलिए, टू पाई। मतलब सेम टू सेम ग्राफ बनाया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लास्ट टाइम मैंने बनाया था माइनस वन से वन के बीच में, इस बार बना दिया मैंने जीरो से टू के बीच में। क्या आपको समझ आया, और कुछ दिया था क्या? चलिए, तो बस अब आप नोट्स कॉपी निकाल लीजिए। लॉग हो ही गया था। अब आप लिखें हेडिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, अब आपका कल शाम तक, रात तक आपको एक क्विज और अपडेट होएगा आपका। अब से जो रहेगा बेसिकली, थर्सडे फिजिक्स का क्विज रहेगा, फ्राइडे आई थिंक शायद केमिस्ट्री का रहेगा, और सैटरडे आपका बायो का रहेगा। तो बेसिकली एक क्विज अपलोड होएगा एलएन डिजिटल पे आपके। उस क्विज के अंदर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें टाइमर होगा। जैसे वो टाइमर डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल पर। कभी हो सकता है टाइमर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल जाए, कभी सिंपल है तो हो सकता है 1 मिनट से भी कम मिले। और उस क्विज को जैसे ही आप अटेम्प्ट करना चालू करोगे और टाइमर चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मान लीजिए 10 क्वेश्चंस है, तो 10 मिनट्स के बाद वो क्विज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आपने जो रिस्पॉन्सेज फिल करे होंगे वो सेव हो जाएंगे, और वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी, वो रिस्पेक्टिव टीचर्स के पास। जैसे फिजिक्स का क्विज तो फिजिक्स के टीचर के पास आ जाएगी, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री, बायो का तो बायो की फैकल्टी के पास वो रिपोर्ट आ जाएगी। मतलब पता लग जाएगा, पूरा चट्टा आ जाएगा कि भाई किस बच्चे ने कितना करा है, किसके फुल आ रहे हैं, किसके जीरो आ रहे हैं, वो पूरा रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। तो कल फिजिक्स का क्विज आएगा, वो 6 डेज के लिए लाइव रहेगा। मतलब ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ पैटर्न, अभी तो 2 हफ्ते ही हैं, उसके बाद फिर जो है जब आप वापस आओगे तो अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो वो 6 डेज के लिए लाइव रहेगा। मतलब विद इन 6 डेज आप वो जो अपलोड होता है, जैसे मान लो थर्सडे को अपलोड होता है, तो नेक्स्ट थर्सडे से पहले पहले आप उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा जीरो नंबर आपके। ठीक है बेटा, चलिए। मतलब कोई बच्चा सोचे सर हम अटेम्प्ट ही नहीं करें, तो जीरो रिकॉर्ड हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, चलिए। तो लिखें बाइनोमियल एक्सपेंशन। हाँ बेटा, अब देखें ध्यान से। अब आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे अपन। बेसिकली कुछ बहुत बेसिक बेसिक पार्ट हैं, सारे 10 10 15 15 मिनट की चीजें हैं। बाइनोमियल, कोऑर्डिनेट, एपी, जीपी तो आज अपन कंप्लीट करेंगे, और फिर कल से अपन क्वेश्चंस की, मतलब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कुछ मिसलिनियस पार्ट अपन स्टडी करेंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन देखें क्या है बेटा, वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन।
तो पहले तो हम वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन देखें। मैथमेटिक्स क्या बोलती है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से फैमिलियर हैं, जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब भी आई थिंक शायद जानते होंगे आप लोग। ऐसे ही वन प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है बेटा वन प्लस एन एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन चलता रहेगा। अच्छा फैक्टोरियल जानते हो क्या आप लोग? फैक्टोरियल जानते हो, बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हो और भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वन फैक्टोरियल का मतलब सिंपली वन, टू फैक्टोरियल का मतलब होता है टू इंटू वन, थ्री फैक्टोरियल सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री इंटू टू इंटू वन, सिक्स फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब आप यहाँ वन फैक्टोरियल नहीं भी लिखें, सिंपली वन भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि वन फैक्टोरियल इज सिंपली वन, टू फैक्टोरियल इज टू इंटू वन, थ्री फैक्टोरियल इज थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू इंटू वन। तो इस तरह से बेटा सीरीज चलती है। अब हम लेकिन इस सीरीज में बिल्कुल भी दूर दूर तक इंटरेस्टेड नहीं। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, ध्यान से देखिए बेटा। वन प्लस एक्स की पावर एन का ये कंप्लीट एक्सपेंशन हो गया। अब अगर इफ एक्स इज लेस देन वन, अब अगर ये जो x है वन प्लस एक्स की पावर n में जो x था, इस x पे मैंने मॉड लगा दिया, मतलब चाहे ये x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इसका क्या लेना है बोलिए, मॉड। तो अगर x लेस देन वन है, मतलब अगर x वन के मुकाबले क्या है, बहुत छोटा, तो बेटा बुद्धि लगा के सोच, अगर x वन के मुकाबले बहुत छोटा, वन के मुकाबले बहुत छोटा मतलब जैसे सपोज करो x अगर पॉइंट जीरो वन है, कितना है बेटा, बोल x पॉइंट जीरो, पॉइंट जीरो वन, वन के मुकाबले बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब एक तरह से क्या है, टेन की पावर माइनस टू हो गया क्या, यस। अब फील करो, वन प्लस एन एक्स, एन इंटू एक्स, टेन की पावर माइनस टू। अब सोच यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, टेन की पावर माइनस टू इंटू टेन की पावर माइनस टू क्या बन जाएगा, टेन की पावर माइनस फोर, बड़ा की और ज्यादा छोटा हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक्स क्यू, टेन की पावर माइनस टू इंटू टेन की पावर माइनस टू इंटू टेन की पावर माइनस टू, टेन की पावर माइनस सिक्स, और बड़ा की और ज्यादा छोटा। अच्छा और आगे जाएंगे तो बड़ा होगा कि और छोटा होता जाएगा। मतलब हमें समझना यह है कि सर जैसे जैसे अगर x बहुत ज्यादा छोटा है, तो हायर पावर्स ऑफ x में जैसे जैसे आप जाते जाओगे, भाई यहाँ पे टेन की पावर माइनस टू था, लेकिन इसके बाद हायर पावर्स ऑफ x पे जाने पर तो टेन की पावर माइनस फोर, टेन की पावर माइनस सिक्स, टेन की पावर माइनस एट, बहुत बड़ा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट। मैं आगे वाली टर्म्स को क्या निगलेक्ट कर सकता हूँ क्या, यस। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन I can say if x is less than 1, 1 plus x की power n can be approximately written as 1 plus nx. 1 plus x की power n can be written as 1 plus nx. सर वो आगे वाली टर्म्स कहाँ गायब कर दी बेटा, आगे वाली टर्म्स हायर पावर्स ऑफ x के लिए ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे बोलिए, नेग्लिजिबल। वो इतनी छोटी होंगी कि उनको मैं क्या कर सकता हूँ, निग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो हमें ये सीरीज बिल्कुल भी याद नहीं रखनी, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये दिमाग में रखना है कि कभी अगर फिजिक्स में हमें ऐसा दिखे कि हम कुछ इस तरह का एक्सपेंशन कर रहे हैं वन प्लस एक्स की पावर एन, और जहां एक्स वन के मुकाबले बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से वन प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिख देंगे बोलिए, वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एन। ये लेकिन तभी वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं जब एक्स वन के मुकाबले बहुत छोटा। अब मान लो वन प्लस पॉइंट नाइन है, अब आप बोलो सर वन प्लस पॉइंट नाइन है, अब यहाँ पे हम ये लगा दें तो क्या पॉइंट नाइन वन के मुकाबले बहुत छोटा है क्या, नहीं। फिर आप ये एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई आपको? तो आप कॉपी कर लीजिए, और इस डब्बे में जो लिखा हुआ है इसको आप कोशिश करके याद कर लें, ये है मेरे काम का। सीरीज तो मैंने ऐसे ही लिख के बता दिया आपको, बाकी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वन प्लस एक्स की पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एन एक्स। दिस अप्रोक्सीमेशन इज ट्रू इफ एक्स इज लेस देन वन। अभी देखेंगे यूज कहाँ पे होता है इसका, यूज हर चैप्टर में होएगा लगभग, ग्रेविटेशन के अंदर होएगा, एसएचएम के अंदर होएगा, वेव्स के अंदर होएगा, कैसे होएगा वो अभी अपन देख भी लेंगे। दो तरह से यूज होता है, एक तो मैथमेटिक्स में इसका यूज कर सकते हो आप, थोड़ी कैलकुलेशंस को आसान कर सकता है आपकी, और एक फिजिक्स में यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हो देखें, तो मान लो मैं आपसे पूछता बेटा रूट पॉइंट नाइन एट की वैल्यू। अब आप कहोगे सर रूट पॉइंट नाइन एट की वैल्यू, तो सर ये तो हम डायरेक्टली जानते नहीं, कैलकुलेट करना भी उतना आसान तो नहीं। इसको आप बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से थोड़ा आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बेटा रूट पॉइंट नाइन एट मतलब पॉइंट नाइन एट की पावर क्या हो गई बोलिए, वन बाई टू।
मतलब दिस इज 0.98 की पावर 1/2। अब अपने आप शायद फील आती होगी, 0.98 को या तो 1 प्लस समथिंग लिख सकते हैं, 1 माइनस। ऑब्वियसली क्या लिखोगे, 1 प्लस समथिंग की 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग। अच्छा, मैंने अभी आपको सिर्फ यही बताया, 1 माइनस समथिंग। अच्छा, इसी के देखो जो है भाई बहन होते हैं, उसके सगे भाई बहन, सिमिलर रिजल्ट्स। मतलब ये जो आपने चीज लिखी 1 प्लस एक्स की पावर n, मान लो अगर ये 1 माइनस एक्स की पावर n होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी सेम एक्सपेंशन चलता, बस साइन माइनस का हो जाता। बताएंगे मुझे ये n कहाँ आ जाता आगे, क्या बनता, बताएंगे क्या मुझे, 1 - n x। ये सारी बातें तभी एप्लीकेबल है जब x 1 के मुकाबले बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। अच्छा, कोई कहता सर 1 + x ही है, लेकिन पावर क्या हो गई बोलिए, -n। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर पावर -n हो गई तो अगेन दिस कैन बी रिटर्न एज, पावर आगे चली जाएगी, वापस से आंसर तो क्या आएगा बोलिए, 1 - nx। अच्छा, मान लीजिए अगर 1 - x की पावर -n होती, बताएंगे इस बार आंसर क्या आएगा। -n आगे ले जाएं, 1 + nx, ये प्लस कैसे हुआ समझ में आ गया ना। ये सारी बातें तभी सही हैं जब x इज लेस देन 1। अब ध्यान से देखें, ये एग्जांपल ले लें, या पहले अगर आपने वो सीखा था तो उसको ले लें। लेट सपोज मैंने ले लिया 1.01 की पावर 1/2। इसकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, √98 बाद में ले लेंगे, √0.98 बाद में ले लेंगे। तो मुझे 1.01 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ बच्चों, कुछ दिमाग में थॉट आ रहा है, क्या लिख दूं इसको बताएं। 1 + 0.01, भाई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 1 + 0.01 की पावर 1/2। हाँ बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा 0.01 1 के मुकाबले बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। कैन आई यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, यस। तो 1 + x की पावर n कैन बी रिटर्न एज 1 + nx। n कितना, 1/2। x इज 0.01। हाँ बच्चों, बताएंगे मुझे 0.01 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा। 0.01 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.005, 0.005। तो दिस इज 1 + 0.005। यू कैन राइट द आंसर एज 1.005। तो 1.01 का रूट अगर आपको निकालना है तो आप वैसे कैलकुलेट करते तो बहुत दिक्कत आती, बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से काफी आसानी से आ गया, और ये आंसर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज है एक्चुअल आंसर के, 1.005। 1.005 इज द करेक्ट आंसर। अब आप ट्राई करना। √0.98, इस बार शायद देखने से खुद को ही पता लगेगा कि 1 + समथिंग की 1 - समथिंग, 1 - समथिंग। हाँ बेटा, आंसर आया क्या, क्या रहा, 0 पॉइंट, सबका आ रहा है, वेरी गुड। तो बेटा इसको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, 0.98 की पावर 1/2। अब 0.98 को क्या लिखूं बेटा बोल, 1 + समथिंग या 1 - समथिंग, क्या लिखूं, 1 - 0.02, 1 - 0.02 की पावर 1/2। बेटा अगेन ये सब सेम ही है, ये सब एक ही है, इनको देख के घबराना नहीं है। अगर आपने एक याद कर लिया तो कुछ नहीं है, माइनस है तो सर हमें तो पावर आगे लेके आनी है, माइनस है तो यहाँ माइनस रह जाएगा, 1 - nx हो जाएगा। 1 + x है लेकिन पावर में -n है, तो 1 पावर आगे आएगी तो 1 - nx हो जाएगा। 1 - x और पावर में भी -n है, तो पावर जब आगे आएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पावर को आगे लेके आइए, तो जैसे ही आगे लेके आएंगे तो 1 - ½ ऑफ 0.02, एंड ½ ऑफ 0.02 इज 0.01, एंड पॉइंट 1 में से 0.01 माइनस करोगे, बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 0.99। बुद्धि में गया। तो √0.98 किसके बराबर हो जाएगा, 0.99।
ये हम बाइनोमियल की मदद से काफी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, अदरवाइज काफी दिक्कत आती। चलिए और देखो, और एक कर दो। ये इसका मैथमेटिकल यूज बता रहा हूं मैं आपको, मतलब हमारे किसी सवाल में हो सकता है कैलकुलेशन में भी इस तरह की कभी कैलकुलेशन आ जाए तो हमें हेल्प मिल जाए, लेकिन हमें जनरली एक्सप्रेशंस में इसका यूज करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन मतलब अपन कुछ अभी देखेंगे फिजिक्स का एक्सप्रेशन, उनमें अपन इसका यूज करेंगे। ये मैथमेटिकल यूज हो गया कि कैलकुलेशन को हमें क्या करके दे रहा है, आसान करके दे रहा है। जैसे और भी सवाल बना सकते हैं, थोड़े ठीक सवाल अगर बनाने हो तो मान लो ऐसा बना दो, फोर फोर क्या बोलो, प्लस 0.04 की पावर 1/2। मतलब मैं इसको ऐसे भी दे सकता था आपको, 4.04 की पावर 1/2। तो अब यहां पे आप समझिए, यहां बाइनोमियल डायरेक्ट मत लगा देना कि हाँ सर 4.04 की पावर हाफ, तो सर 4 + 0.04 की पावर हाफ। अब सर पावर को आगे लेके आ जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ाया ही नहीं। मैंने जो एक्सपेंशन पढ़ाया है वो 4 + x की पावर n का पढ़ाया है कि 1 + x की पावर n का, 1 + x की। तो आपको यहाँ पे पहले 1 + x की पावर n बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 1 बनाना है। अब तुम्हें बताओ, अगर 1 बनाना है तो यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 4। अगर 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1। तो 4 कॉमन लेके बाहर निकालो, और जैसे ही बाहर निकालोगे तो होल पावर कितनी है, 1/2। 4 जब बाहर निकलेगा तो 4 की पावर 1/2 बोलो, बाहर क्या निकलेगा, 2। तो आप ट्राई करें, आप ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दें मुझे। आपसे पूछ लिया गया 4.04 की पावर 1/2, दैट इज रूट ऑफ 4.04। जो भी आ रहा है मुझे भी पता नहीं है, आप कैलकुलेट कर लें। यहां आपको 1 + x की पावर n बनाना पड़ेगा। आपको 4 को पहले क्या ले लेना चाहिए, बोलिए, कॉमन। कॉमन लेके उसको बाहर पटक दीजिए। अब आपको 1 + x की पावर n वाला फॉर्मूला अपीयर होने लग जाएगा। बस फॉर्मूला लगा दीजिए। बेटा हो गया क्या? तो देख बेटा, मैं 4 कॉमन लेके कहा निकाल रहा हूं, बाहर। अब बाहर 4 मत लिख देना, क्योंकि जब तुम 4 कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो यहाँ पूरी पावर कितनी है, 1/2। तो जब 4 को इस ब्रैकेट से बाहर लोगे तो 4 की पावर 1/2, एंड 4 की पावर 1/2 इज 2। लिख दूं सीधे? तो बाहर लिख दिया मैंने 2, अंदर आ गया 1 + 4 कॉमन लिया था तो ये क्या बन जाएगा, लिख दूं सीधे, 0.01 की पावर 1/2। ये स्टेप समझ में आई नहीं आई? बीच में एक स्टेप खा गया हूं बस, केवल। आगे आपको समझ में नहीं आया? तो मैं बीच में सिर्फ एक स्टेप इसमें मैंने खाई है, बाकी भाई मैंने करा क्या यहाँ पे, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने 4 कॉमन लिया, 1 + 0.04/4 की पावर 1/2। अब ये 4 की पावर 1/2 बन गया 2, और ये बन गया 1 + 0.01 की पावर 1/2। और यहां से अगर आप देखें तो बेटा 0.01/2, भाई ये पावर आगे आ जाएगी आपकी, तो 2 × 1 + ½ ऑफ 0.01, सॉरी 0.01, हाफ ऑफ 0.01 कितना बनेगा, बोलिए, 0.005। तो ये बन गया 2 × 1 + 0.005। तो ये बन जाएगा 2 × 1.005। और ये कितना बन जाएगा, 2.010। लिखना चाहो लिख दो, 2.010। कुछ बुद्धि में गया? समझ आया क्या हुआ? इस तरह से आप कर सकते हैं। अब फिजिक्स की अगर बात करें, भैया तो ठीक है सर, आपने मैथमेटिक्स की बात कर ली यहाँ पे, तो आपने कुछ कैलकुलेशंस हमें करके बता दी कि हम 1 + x की पावर n की मदद से कर सकते हैं। थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इसको। ध्यान से देखना, मान लो हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे भी, ठीक है, उसमें देखेंगे भी। अब ये बताओ, आप सबने छोटा मोटा शायद पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, जी के बारे में जानते हो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी? क्या होती है जी की वैल्यू? 9.8। क्या वो कांस्टेंट होती है क्या? मतलब अपन किसी भी हाइट पे जाते जाएं, क्या वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? शायद पढ़ाओ छोटी क्लासों में। ऊपर जाने पे, हाइट पे जाने पे जी बढ़ता है कि घटता है? घटता है। डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज। तो जी 9.8 अर्थ के सरफेस पे है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी की वैल्यू सेम की डिक्रीज, डिक्रीज। तो बेटा अगर मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। लेकिन अगर आप इसके सरफेस से मान लो एच हाइट ऊपर चले गए, तो यहां वैल्यू जी नहीं है,
जी से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और लेट सपोज यहाँ पे मैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जी एच। जी एच इज बेसिकली एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। अब बेटा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच का जो एक्सप्रेशन होता है ये हम करेंगे डिराइव जब ग्रेविटेशन देखेंगे। जी एच इज बेसिकली गिवन एज जी अपॉन 1 + h/re का होल स्क्वायर। जी एच इज बेसिकली एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इज बेसिकली गिवन एज जी अपॉन 1 + h/re का होल स्क्वायर। अब बेटा अगर h बहुत बड़ा है, अगर हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, मान ले हाइट आरी के बराबर, मतलब आप अर्थ के सरफेस से आरी हाइट ऊपर चलेगा, कितनी हाइट ऊपर चलेगा, आरी। h को आरी पुट करना बेटा, आरी बाय आरी 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर कितना आ गया, g/4। मतलब अगर मैं अर्थ की सरफेस से आरी हाइट ऊपर चला जाऊंगा तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा कि 1/4 ही रह जाएगा, 1/4, मतलब वो कितना हो जाएगा, g/4। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि अगर हाइट इज लेस देन आर, अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले क्या है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। मतलब समझना, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है 6400 किलोमीटर। अब मान लो आप अर्थ की सरफेस से 10 मीटर हाइट चले गए, कितनी हाइट चले गए, 10 मीटर। 10 मीटर भी हालांकि छोटा नहीं होता, लेकिन 10 मीटर इसके मुकाबले बहुत 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 छोटा है, क्योंकि 10 मीटर और ये है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो क्या इसके मुकाबले 10 मीटर बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, तो बुद्धि लगा के सोचो, एच आर ई के मुकाबले बहुत छोटा है। तो ये h/re वाली टर्म 1 के मुकाबले बहुत बड़ी कि बहुत ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा छोटी। आप फील भी करके देखो, 10 को डिवाइड करो 5 टाइम्स 0 से। 5 टाइम्स 0 क्यों बोला, समझ में आया ना, मीटर में करोगे तो 10 को डिवाइड करो 64 और आगे 5 टाइम्स 0, जो आंसर आएगा क्या, वो 0.000 समथिंग आएगा क्या, यस। 1 के मुकाबले बहुत बड़ा कि बहुत ज्यादा छोटा, बहुत। और अगर बहुत ज्यादा छोटा, अगर एच आर ई के मुकाबले बहुत छोटा है, तो ये वाली टर्म 1 के मुकाबले बहुत छोटी हो जाएगी। और बहुत छोटी हो जाएगी तो बोलो 1 + x⁻n क्या अप्रोक्सीमेटली बाइनोमियल लगा सकते हैं क्या, यस। नहीं आया समझ में, तो मेरे बाइनोमियल का ये काम आएगा। भाई आपको मैं समझाऊंगा वहां पे कि बेटा देख, अगर एच आर ई के मुकाबले बहुत छोटा तो ये वाली टर्म 1 के मुकाबले बहुत छोटी हो गई, और अगर ये बहुत छोटी हो गई तो मैं क्या लगा सकता हूँ, बोलिए, बाइनोमियल। मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता था, अगर मैं सारी टर्म्स न्यूमरेटर में ले जाता हूँ एक बार को, तो मैं सारी टर्म्स न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, इसको ले जाओ 1 + h/re की पावर बोलो -2। अब क्योंकि एच आर ई के मुकाबले बहुत छोटा है, मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के जी एच को लिख सकता हूँ। बताओगे मुझे क्या लिख दूं, जी टाइम्स पावर कहाँ लेके आ जाऊं, बोलिए आगे क्या बनेगा, बताओगे मुझे, 1 - 2h/r। बोलो बुद्धि में गया। तो ये अपना यूज होगा, ये बाइनोमियल का हम फिजिक्स के अंदर इस तरह से यूज करेंगे। यहां मैंने बाइनोमियल लगा दिया तो ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हाइट बहुत बड़ी की बहुत छोटी, बहुत छोटी। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, ये तब यूज होगा जब हाइट क्या होगी, बहुत छोटी। क्योंकि एक्चुअल में इस फॉर्मूले को लगाने से कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो जाएगी। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता कि मैं अर्थ के सरफेस से जो है 10 मीटर की हाइट पे चला गया। अब 1 + 10/समथिंग का स्क्वायर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप 10 मीटर के हाइट पे चले गए तो यहाँ स्क्वायर वाली टर्म हट चुकी है, आप इसको जो है बड़ी इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? तो आप चाहो तो इसको भी कॉपी कर लो, हालांकि ये पूरा पार्ट ग्रेविटेशन चैप्टर में रिपीट होएगा। अभी मैंने जस्ट इसलिए लिया कि मैंने क्यों बाइनोमियल पढ़ाया, आपको ये समझ में आए कैसे यूज होगा। तो अभी इस फॉर्मूले की चिंता मत करना, आपको समझना इसके बाद है। ये आपको फॉर्मूला गिवन है, आपको अभी मैंने बोला कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच इज गिवन बाय दिस। फिर मैंने बोला कि यदि इस फॉर्मूले में हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले बहुत छोटी है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये मैंने बोला, तो आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्या हो गया देवी माँ, क्यों खी खी कर रहे हो, हाँ? क्या क्या है बेटा, बेटा यहाँ कंसेप्ट चल रहे हैं, इन्हें डेट की लगी है। डेट तो ऐसे चलना चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल काउंट डाउन चलना चाहिए, अच्छा बस अब एग्जाम में इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, ऐसे नहीं चलता क्या दिमाग में आप लोगों के? या तो तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है।
और या बिल्कुल ही नहीं है, तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सर, 2 दिन रह जाए 3 दिन रह जाए। चलिए। हाँ बेटा, हो गया, सबका हो गया। और अब हम मूव करेंगे कोऑर्डिनेट वाले पार्ट पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जल्दी से कर लो भाई, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आज अपन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, आप वैसे तो जानते हैं। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है क्या? क्या होता है? अंडर रूट ऑफ प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई भी पॉइंट जैसे मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y, x क्या कहलाएगा बेसिकली? एब्सिसा। और y क्या कहलाएगा? ऑर्डिन। एब्सिसा डिस्टेंस कहां से बताता है? x एक्सिस से कि y एक्सिस से? ऑब्वियसली जो एब्सिसा है, जो x कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस x से बताता है कि y से? y। x कोऑर्डिनेट दूरी बताता है y से, और y कोऑर्डिनेट दूरी बताता है x से। y कोऑर्डिनेट दूरी किससे बताता है? x से। तो हेडिंग लिखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए भाई। हाँ बेटा, मान लीजिए भाई, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 एक्सेस होती हैं, एक्स वाई और जेड। तीनों आपस में क्या होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब अगर आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बोलें, तो बेसिकली ये हो गई आपकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्स। अब कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट है, तो उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? बोलिए 3, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर प्लेन में, अभी हम 2D की बात करते हैं मेनली, अगर प्लेन में होंगे तो कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 2। अगर एक्स वाई प्लेन में, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स कॉमा वाई। तो मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है P, वो एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहा है। तो ये एक्स वाई प्लेन में लाया कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट कॉमा वाई। तो बेटा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट को फील करो, एक्स नॉट एब्सिसा है और वाई नॉट क्या है? बोलिए ऑर्डिनेट। मतलब दिस इज एक्स नॉट, ये जो पी पॉइंट है, ये जो चीज है बताओगे ये क्या है? बोलिए एक्स नॉट। और ये जो चीज है क्या है? बोलिए वाई। अब फील करो एक्स नॉट, अगर मैं इसी एक्स नॉट को यहाँ पैरेलली ड्रॉ कर दूं, ये एक्स नॉट तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? बोलिए एक्स। तो आप फील करो एक्स नॉट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई नॉट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो दूरी बताता है y एक्सिस से, और जो y कोऑर्डिनेट है y नॉट, वो दूरी बताता है x एक्सिस से। क्या बात समझ में आती है? अब बिल्कुल बेसिक अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट्स हैं a कॉमा बी, ये a हो गया और ये b। इसके कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y। और हमें a और b के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले तो फील करो आप, x1 कॉमा y1, मतलब सर ये जो a पॉइंट है, ये हो गया x1 और ये क्या हो गया? बोलिए y1। सिमिलरली ये जो b पॉइंट था, ये हो गया x2, और बताओगे ये क्या हो गया? y। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं ये चीज और ये चीज कैलकुलेट करूं, तो ये पूरी लेंथ क्या थी? बोलिए x2। और ये इतनी लेंथ क्या है? बोलिए x1। पूरा x2, ये x1। तो ये लेंथ कितनी आएगी बताएंगे मुझे? x2 माइनस x1। पूरा क्या था बेटा? y2। और ये क्या है? बोलिए y1। तो ये लेंथ क्या आ जाएगी बताएंगे मुझे? y2 माइनस y1। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से क्या डिस्टेंस ए बी निकल के आ गया क्या? यस। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बेसिकली हम 2D में बात कर रहे हैं, तो आपका अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो डिस्टेंस ए बी है, दिस डिस्टेंस ए बी इज बेसिकली गिवन एज, बताएंगे क्या लिख दूं? रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या ले लिया? रूट ले लिया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस ए बी। बुद्धि में गया? अच्छा, अगर 3D में होता
तो कुछ नहीं होता, प्लस एक और टर्म हो जाती है, क्या हो जाती है बताएंगे मुझे? Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसी फॉर्मूले को कभी अगर मान लो कोऑर्डिनेट्स स्पेस में दे दे भाई, प्लेन की जगह अगर स्पेस में पॉइंट प्रेजेंट हो, तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला अगर 3D में लिखा जाए तो दिस विल बिकम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस हमें कहां से निकालना है? ओरिजिन। तो आप सीधे बोल सकते हो भाई ये आपका x2 कॉमा y2, और ओरिजिन मतलब 0 0, ये क्या हो गया? x1 कॉमा y1। तो x2 माइनस x1, x0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा, जो ओपी डिस्टेंस आ जाएगा, दिस इज डायरेक्टली यू कैन राइट एज रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर। बिकॉज आप इस चीज को फील करें, अगर आपका एक पॉइंट ओरिजिन हो गया तो x1 कॉमा y1 क्या हो गया? 0 0, तो सिंपली फॉर्मूला बन गया रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो कभी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्टली आप बस कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए और उसका रूट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए पॉइंट है 3 4, तो सीधे आना चाहिए 3 4 का ओरिजिन से दूरी क्या होगी बताएंगे मुझे? 5, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 8, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10, 5 12, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13। तो इस तरह से डायरेक्टली आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो निकाल सकते हैं। हो गया बेटा? हाँ बेटा, बोलूं आगे? एक बड़ा बेसिक सा भाई, न्यूमेरिकल में क्या कर सकते हैं? मैं करूंगा क्या, आपको ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा, आपसे डिस्टेंस पूछ लूंगा, आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स अगर 3D में होंगे तो प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके बता दीजिए आप। बोलूं? फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए। स्मॉल मत लिखना, बस ए को छोटा लिख देना। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए, ये if distance between if distance between -9 comma a and 3 3 is 13. Find possible values of small a if distance between -9 comma a and 3 3 is 13.
ट्राई कीजिए। हाँ बेटा, हो गया। क्या आ रही है की वैल्यूज? 8 एंड दो वैल्यूज आएंगी, दो, मैंने इसलिए बोला पॉसिबल वैल्यूज, मतलब देयर आर टू आंसर्स पॉसिबल। भाई जब आप 25 का रूट लोगे तो +-5 आएगा, और +-5 आएगा तो एक की कितनी वैल्यूज आएंगी? दो। एक आ रही होगी आपकी 8, और एक आ रही होगी -2। भाई क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। देखो पॉसिबल वैल्यूज मतलब जो जो पॉसिबल है दोनों बतानी पड़ेंगे आपको। अगर मैं बोलता फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, तो आपका आंसर सिर्फ क्या आता? बोलिए 8। और फिर देखिए बाकी सब खेल तो ऑप्शंस का होता है। मैं तो कह रहा हूं उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला फाइंड ए। अब अगर उसने ऑप्शन में दोनों में से एक ही दे रखा है तो एक ही आंसर टिक लगाना पड़ेगा। दोनों दे रखे हैं और उसने ऑप्शन दे दिया है कि बोथ -2 एंड 8, तो ऑब्वियसली सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा बोथ -2 एंड 8। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे। देखिएगा कैसे, बेटा कुछ भी नहीं है। एक हो गया x1 y1 और एक हो गया x2 y, जिसको मन करे x1 y1 बोल दो, जिसको मन करे x2 y2 बोल दो। अब आप लगाओ फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस इज d बराबर, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। d इन द क्वेश्चन इज 13, x2 - x1, x2 3, -(-9) का होल स्क्वायर। यहां देखो गलती मत करना, x1 -9 है तो 3 -(-9) मतलब 3 + 9। आप सीधे भी लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 3 -(-9) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 -a का होल स्क्वायर। हमें दिख रहा है रूट हटाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? बोलिए स्क्वायरिंग। 13 का स्क्वायर बोलिए 169, -(-9) +9, 3 + 9 12, 12 का स्क्वायर 144, रूट हट चुका है, प्लस 3 - a का होल स्क्वायर। 169 - 144 25। तो आपकी इक्वेशन आई 3 - a का होल स्क्वायर इज 25। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे a - b का होल स्क्वायर लगा के ओपन कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई अपन दोनों तरफ वापस से क्या ले ले? रूट। अब जब रूट लोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? 5 की +-5 +-, 25 का रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा? +-5। -5 का स्क्वायर भी 25 और +5 का स्क्वायर भी 25। तो यहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल होंगे। 3 - a इज +-5। अब अगर आप +5 कंसीडर कर रहे हो तो आपका a कितना आएगा? -2। आप जब -5 लेके करोगे तो आपका a की वैल्यू कितनी आएगी? बोलिए 8। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। मतलब आप दोनों कोई भी रख के देख लो, दोनों के लिए आपका डिस्टेंस कितना निकल के आएगा? 13। आप 8 रख के देखिए तो भी डिस्टेंस 13 आएगा, और आप -2 रख के देखिए तो भी डिस्टेंस कितना आएगा? 13। दो ए के लिए ऐसा पॉसिबल है। यही बात समझ में आपको? चलो और देखिए, अब ये हो जाए उसके बाद आपको लिखना है स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। छोटी सी एक हेडिंग लिखनी है आपको, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। हाँ बेटा, हो जाए तो बताइएगा। हो गया? हटा दूं? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या मतलब है? बेटा मान ले कोई लाइन है, ये लाइन कोई दो पॉइंट से पास कर रही है, ये ए और लेट सपोज ये बी। तो दिस लाइन इज बेसिकली ज्वाइंड बाय दीज टू पॉइंट्स, और यू कैन से दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। और मुझे इस लाइन का क्या निकालना है? बोलिए स्लोप। स्लोप मतलब इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल, दैट इज tan थीटा।
तो बेटा ये जो दिख रहा है आपको एंगल थीटा, आप जानते हैं सर स्लोप इज सिंपली टेन थीटा। अब मान लो ये लाइन जिन दो पॉइंट से पास कर रही है उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2। अब अभी थोड़ी देर पहले अपनी शुरुआत में डिस्टेंस फॉर्मूले के जब अपन ने निकाला था तब बात हुई थी। आप बताओ, कहो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। बेटा क्या आपको समझ में आता है ये जो होगा, बताओगे मुझे क्या हो जाएगा? वेरी गुड, थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। ये क्या होएगा? क्या होएगा? x2 माइनस x1, और ये क्या होएगा? y2 माइनस। अरे भाई ये दूरी कितनी है बोलिए? x2। ये कितनी है? x1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x2 माइनस x1। और ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। नहीं गया बुद्धि में? अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये थीटा, तो बेटा ये भी क्या होएगा? थीटा। और मुझे तो स्लोप से मतलब है। अब मुझे स्लोप से मतलब है तो स्लोप is basically tan theta, and according to this triangle tan theta is perpendicular by base, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1। कुछ बुद्धि में जा रहा है? तो बेटा ये भी अगर हमें पता हो तो कोई बुराई नहीं है। बहुत बार क्या होगा, हमें वो लाइन देगा, वो लाइन का एंगल देने की बजाय लाइन जिन दो पॉइंट से पास कर रही है उनके क्या दे देगा? कोऑर्डिनेट्स दे देगा। लाइन जिन दो पॉइंट से पास कर रही है उनके कोऑर्डिनेट्स दे देगा। अब आप उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए सर स्लोप कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो स्लोप इज बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे देखो आपको अभी शायद आइडिया लगेगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान ले बेटा ऐसी लाइन दे दी तेरे को मैंने, और ऐसी लाइन देके मैंने ये कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई कर दिए। मैंने बोला कि भाई लेट सपोज ये वाला कोऑर्डिनेट है 4, हाँ गलत बोल दिया, ये वाला कोऑर्डिनेट है 0, 4, और ये वाला कोऑर्डिनेट लेट सपोज मैंने बोल दिया 3, 0। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो लाइन है ये फलाना दो पॉइंट से पास कर रही है, इन दो पॉइंट से क्या कर रही है? पास। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन चाहता हूं बेटा। अब सर इक्वेशन तो हमने पढ़ी थी y बराबर mx प्लस सी। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, सबको शायद इंटरसेप्ट दिख रहा होगा। इंटरसेप्ट कितना बच्चों बोलिए? 4। तो इंटरसेप्ट सबको दिख रहा है। स्लोप के लिए सर एंगल देना चाहिए था आपको, एंगल मैंने दिया ही नहीं। तो बेटा स्लोप निकालने का एक और तरीका पता लग गया अपने को। अगर दो पॉइंट से लाइन पास कर रही होती है जिनके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो स्लोप कैन बी रिटन एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप किसी को भी x1 y1 बोल दो, किसी को भी x2 y2। मतलब आपको इसको x1 y1 बोलना है तो इसको x2 y2 बोल दो। कोई बच्चा कहे सर मैं तो इसको x1 y1 मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या मान लीजिए? x2 y2। तो कोई भी एक पॉइंट बन गया x1 y1, दूसरा पॉइंट बन गया x2 y2। सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ बच्चों बताइए, y2 कितना? 0, माइनस y1 कितना? 4, x2 3, x1 0। अगर आप समझ पा रहे हैं तो स्लोप कितना आ गया? -4/3। नेगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए था। एंगल एक्यूट है कि ऑप्टियोस है? ऑप्टियोस। आपको दिख रहा होगा एंगल क्लियरली क्या है? ऑप्टियोस। तो नेगेटिव आया तो गलत भी नहीं आया, बिल्कुल सही आया। अब बेटा आप इक्वेशन लिख दीजिए लाइन की, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर -4/3x+4। ये बेटा +4 क्यों लिखा समझ में आया ना? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब हो सकता है वो आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दे, उसको सिंप्लीफाई कर दे वो 12 एलसीएम, सॉरी आप 3 एलसीएम ले सकते हो। तो 3 एलसीएम लोगे तो बेटा -4x+12, और ये 3 उस साइड चला जाएगा। तो 3y बराबर -4x+12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4x+3y बराबर। तो मेमोरी में रखें कभी अगर वो, चलिए तो दिमाग में रखें बेटा, कभी भी अगर आपको इक्वेशन दे, लाइन दे, आपसे इक्वेशन पूछे, एंगल एंगल स्पेसिफाई नहीं करे, कोऑर्डिनेट्स दे दे, तो कोऑर्डिनेट से भी हम स्लोप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और मेमोरी में रखें स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक आप कर दो चलो।
हाँ हाँ, आप आराम से 2 मिनट लें। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान लें, किसी भी पॉइंट को x2 y2 मान लें। हो गया? क्या आ रही है क्वेश्चन? y+x = 3। ये आ रही है क्या? There is a difference between y+x = 3 and y=x+3. y=x+3। ये y=x+3। हाँ, दूसरा क्या था? y+x = 3। अभी तो बोल रहे थे तुम लोग भाई। y+x = 3 तो गलत लग ही रही है, क्योंकि ये बन जाएगा y=−x+3, और -x+3 मतलब स्लोप क्या बोल रहे हो आप लोग? नेगेटिव। और स्लोप तो नेगेटिव क्लियरली नहीं दिख रहा, क्लियर कट दिख रहा है। एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है। तो y=x+3 प्रोबेबल आंसर हो सकता है, लेकिन y+x = 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे। भाई सिंपल। बेटा देख, इंटरसेप्ट से सबको दिख रहा होगा। इंटरसेप्ट बताओगे कितना है बच्चों? इंटरसेप्ट कितना है? 3। मतलब ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि सी डिफाइंड हो गया। सी कितना हो गया बोलिए? 3। अब सारा खेल एम का है। एम आ जाए तो काम हो जाएगा। अब आपका मन पड़े उसको x1 y1 मान लो। जैसे मान ले इस बार तूने पहले इसको x2 y2 माना था, तेरा मन पड़े इसको इस बार x1 y1 मान लो आप। किसी भी एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2। तो बेटा स्लोप y2 - y1, y2 3 - 0 3, x2 - x1 0 -(-3), x2 - x1 0 -(-3). 3/3 बोलिए कितना? 1। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब तो क्या बचता है? y बराबर mx+c। m इज 1, तो mx+c। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। बुद्धि में जा रहा है? और वैसे तो ये जो दो लाइंस मैंने बनाई ना, इसको आप ये जो कर रहे हो, खैर ये तो तरीका अच्छा है ही, लेकिन इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। एक्चुअल में देखिए, हमें फिर से वही मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन लाइन की भी 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। जैसे y बराबर mx+c जो है, ये एक फॉर्म है। ऐसी 7 आप जो है लाइन की इक्वेशन की लिख सकते हो। तो ये जो है ये बहुत फेमस है। चाहो तो इसको और मेमोरी में रख लो। हालांकि y बराबर mx+c से जो है सारी की सारी सातों की सातों निकल के आ जाती हैं। भाई इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहने का मतलब क्या? कि बेटा अगर मान ले इस तरह से लाइन है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, मतलब ये क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या है? एक्स इंटर। और ये वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, मतलब ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट। तो अगर आप फील कर पाए तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स में a,0 ले लेता हूं, और इसके कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूं 0,b। तो बेटा ये जो है a, और ये क्या है बताओगे मुझे? b। तो ये जो a आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा इंटरसेप्ट है? y की x? x। और ये कौन सा इंटरसेप्ट है बोलिए? y। ये y इंटरसेप्ट है। तो बेटा लाइन की एक और फॉर्म होती है, जैसे y बराबर mx+c है, ऐसी एक और बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। ऑब्वियसली a इज व्हाट? x के नीचे क्या लिखोगे? x इंटरसेप्ट। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बोलिए? x इंटरसेप्ट। और b किसको डिनोट कर रहा है बताएंगे मुझे? मतलब कभी अगर आपको
लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट नोन है तो आप डायरेक्टली उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी? अपने आप पहचान हो गई कि कब यूज करो इस वाली फॉर्म को, जब क्वेश्चन में क्या डिफाइंड हो, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। जैसे एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, आपको आइडिया लग जाएगा। मान लो इसकी लाइन की इक्वेशन आपने बोला सर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, नहीं हम तो जो है इस वाली फॉर्म से लिखेंगे, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप कहो सर इससे लिखेंगे हम तो बेटा और लिखते हैं अपन, आप मुझे बताना। एक्स अपॉन ए, हाँ बच्चों बोलो एक्स इंटरसेप्ट कितना, जल्दी बोलो 3, प्लस वाई अपॉन बी, बोलो वाई इंटरसेप्ट कितना 4, बराबर 1। आप चेक कर लो इस लाइन की इक्वेशन ये आई होगी। एलसीएम क्या 12 ले सकता हूं क्या? यस। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। आप अगर देखें तो 4x प्लस 3y क्या आ गया 12। चेक करो इसका आंसर ये आया था क्या? 4x प्लस 3y कितना आ गया 12। आपको सर इसमें भी हमें पता है, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ गलती मत करना, यहाँ x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ x इंटरसेप्ट क्या बोलोगे, 3 की -3, -3। तो x अपॉन -3 प्लस वाई, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। यहां से अगर आप देखें तो -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। जा रहा है बुद्धि में? तो आप इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, नॉट एट ऑल कंपलसरी। अगर आपको ये अच्छी लग रही है फॉर्म तो आप इसको याद कर लीजिए, अदरवाइज y बराबर एम एक्स प्लस सी से हर चीज निकल के आ जाएगी। हमें जो नीट लेवल पर रिक्वायर्ड है वो डेफिनेटली निकल के आ जाएगी। जैसे जो स्पेसिफिकली मैथ्स वाले पार्ट को ही देखते हैं भाई, जिसमें मान लीजिए अगर आप नीट की जगह जो है जेई की तैयारी कर रहे होते तो फिर आपको पूरी साथ के साथ फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वहां पे टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइन को देखते ही मुझे क्लिक करना चाहिए कि सर इसमें हम डायरेक्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएं तो हम बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अभी आप दिमाग में इतना रख सकते हैं मेरे हिसाब से कि जब कभी हमें एक्स को कहां काटा, वाई को कहां काटा, अगर दोनों चीजें पता हैं तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। साइन का ध्यान रखना, इंटरसेप्ट हमेशा किसके साथ आएगा, साइन के साथ आएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्स इंटरसेप्ट अगर कोई बच्चा 3 पुट करके कर देगा तो उसका आंसर सही आएगा कि गलत आएगा? गलत। एक्स इंटरसेप्ट 3 है कि -3 है? क्यों -3 है? क्यों माइनस? बेटा मैं बाहर कर दूंगा आप सारे बच्चों को, ठीक है, ये जो तिवे हैं इन सबको बाहर कर दूंगा मैं, ठीक है। बेटा एक्स इंटरसेप्ट क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड। चलिए ठीक है बेटा, अब लिखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हेडिंग लिखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। हाँ भाई, एपी, एपी जानते हैं क्या होती है? अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एपी, लिख लो। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। लिखें बेटा नेक्स्ट जीपी, ठीक है। चलिए, चलिए देखें ध्यान से बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, कोई भी जो दो सक्सेसिव टर्म्स होंगी ना उनका डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। उनका डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी आप एक टर्म डिफाइन कर दो उसको फर्स्ट टर्म बोल दो, आपने मान लो कोई भी टर्म डिफाइन कर दी 1, अब आप इसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते चलो तो नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म आती चलेगी। मान लो आपने एक कॉमन डिफरेंस 3 ले लिया आपने, तो अब आप बस 3 3 ऐड करते चलो बेटा, 1 + 3 बोल कितना 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। बड़े इंटेलिजेंट हो आप तो इस तरह से सीरीज चलती चलेगी। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर ये जो टर्म है इसको आप बोल सकते हो A1 फर्स्ट टर्म, A2, A3, A4। तो ये आपकी टर्म्स हो गई। हाँ, लास्ट टर्म बेसिकली आपकी nth टर्म क्या हो जाएगी बोलिए, an। क्या हो जाएगी, an।
अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, कांस्टेंट। जैसे मान लो अगर आप A2 माइनस A1 करें, आप क्या करें, A2 माइनस A1, सक्सेसिव होनी चाहिए, बस एक के बाद एक होनी चाहिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इनफैक्ट AN माइनस AN माइनस 1, ये हमेशा क्या आएगा, बोलिए, कांस्टेंट। और इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ जो ये टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यहाँ पे जो ये A1 है बेसिकली क्या कहलाएगी, फर्स्ट टर्म। इसको ए सिंबल से भी डिनोट कर देते हैं, किससे डिनोट कर देते हैं, ए। और डी क्या कहलाता है, बोलिए, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, देखो फर्स्ट टर्म को यदि मैंने ए ले लिया तो बेटा ये हो गया A1, क्या हो गया, ए। सेकंड टर्म कैसे आएगी, मैंने ए में क्या ऐड कर दिया, बोलो, डी। थर्ड टर्म कैसे आएगी, मैंने इसमें वापस से क्या ऐड कर दिया, डी। तो ए प्लस डी तो पहले से था, इसमें एक और डी ऐड कर क्या बन जाएगा, A+2D। फोर्थ टर्म इस वाली टर्म में वापस से क्या ऐड कर दे, DA+3D। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो देख, जब सेकंड टर्म था तो 2D आया कि डी आया, डी। थर्ड टर्म था तो क्या आया, 2D। फोर्थ टर्म था तो 3D। तो nth टर्म होगा तो क्या आएगा बेटा, बताओगे मुझे, N-1D। तो A+N-1D। और यही तुम्हारी nth टर्म ऑफ AP का क्या बन जाएगा, बोलिए, फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP। तो nth टर्म ऑफ AP AN is A+N-1 into D। हाँ भाई, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पता है क्या, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, N/2 2A+N-1 इंटू डी। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, N/2 2A को क्या A+A लिख दूं क्या, तो A+A+N-1 इंटू डी। ध्यान से देखना, क्या ये एन टर्म बन जाएगी क्या, यस। इसी एन टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, लास्ट टर्म, क्या बोल सकता हूँ, लास्ट टर्म, उस सीरीज की लास्ट टर्म बोल सकता हूँ। तो Sn इज N/2, ए बन गया आपका फर्स्ट टर्म, ये आपकी बन गई nth टर्म, और यू कैन से दिस एज द लास्ट। तो कभी अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स पता हो तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर कभी आपको ए और डी पता हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। जीपी तो अगली क्लास में हो पाएगी, मतलब अभी इस पे एक आध क्वेश्चन में तो करोगे आप, आता है। टेन टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, टेंथ टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। हाँ बेटा, टेंथ टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, और सेकंड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है, हाँ दोनों करके रख लो, मतलब
करना तो क्या है, फॉर्मूले में डेटा ही तो पुट करना है, करके रख लो। मतलब मान के चलें बेसिक मैथ्स वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका। अब अगली क्लास से अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो अगली क्लास से आप मतलब पूरा अपना बेसिक मैथ्स रिवाइज करके आए, वही टेस्ट के फॉर्मेट के अंदर अपन चीजों को करेंगे, टाइमर लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और नंबरिंग आप अपने आप करेंगे ईमानदारी से, लेकिन और करेंगे क्या उसमें चीजों को चेक करने के लिए, सब्जेक्टिव प्लस ओरल टेस्ट। मतलब सब्जेक्टिव तो होगा ही होगा, और रैंडमली मैं किसी बच्चे से जो पढ़ा दिया है बेसिक मैथ्स के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लूंगा। सब्जेक्टिव में तो क्या है, अड़ोसी पड़ोसी और पन्ने पीछे करके मदद मिल जाती है पूरी। मेन फोकस होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये मैं करूं, कर लोगे अपने आप पक्का? तो A10 बता दीजिए एक बार क्या आ रहा है आप लोगों का। 20 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स क्या आ रहा है? 1। हाँ भाई, सब बच्चे एग्री करते हैं क्या इस आंसर से? हर एक बच्चा एग्री करता है? ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? कितनी? 121। सब कितनी आ रही है? पक्का? और सम ऑफ द गिवन टर्म्स क्या आ रही है? हैं? 14। ठीक है। 14883 भाई, सबका ये आ रहा है क्या? सॉल्व करने की जरूरत है मुझे? कहो तो कर दूं? चलिए। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जीपी स्टार्ट करेंगे और 5-10 मिनट में खत्म करके अपन अपना रिवीजन वाला पार्ट चालू कर देंगे। ठीक है? सारे हो गए ना अपने? बेसिक में से कुछ बच रहा है? हाँ बोलो बोलो। वही तो है, हम बोल दो। sin 2x + 3 का होल क्यूब। बेटा तुम लोग भी देख लो सब। ये होल क्यूब पूरे पे है ना? अच्छा, केवल 2x + 3 पे है? बेटा कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल सिंपल। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो कौन है बोलिए? कैपिटल एक्स, एंड साइन कैपिटल एक्स इज कॉस कैपिटल एक्स। तो थोड़ी देर के लिए आपका ये पूरा का पूरा बन गया कैपिटल एक्स। साइन कैपिटल एक्स इज कॉस कैपिटल एक्स। व्हाट इज कैपिटल एक्स? 2x + 3 का होल क्यूब। चेन रूल, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, चलो भाई और अंदर जाओ आप। और अंदर जाओगे तो कौन है? 2x + 3 का होल क्यूब। 2x + 3 का होल क्यूब। तो 2x + 3 का होल क्यूब आप कर क्या सकते हैं? पहले पूरी की पूरी पावर को कहां लेके आ सकते हैं? आगे। तो बेटा 3 2x + 3 का होल स्क्वायर। 3 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया अपना कैपिटल एक्स। ये आपने थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल एक्स मान लिया था, तो कैपिटल एक्स का होल क्यूब बन गया था। कैपिटल एक्स का होल क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3 कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर। और अंदर जाओ, और अंदर जाओगे तो बोलो कौन मिलेगा? 2x + 3। 2x + 3, 2x का डेरिवेटिव 2 और +3 का डेरिवेटिव 0। बस ये हो गया। ठीक है? सही था? चलिए ठीक है बेटा, राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में जो बच्चे बातें करते रहते हैं, ओरल क्वेश्चन सारे उनसे ही पूछे जाएंगे। बाकी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस